चाहतों के उमड़ते दरिया भी हमारे सामने हार मान ले। बेगानगी की कैफियत तारी हो तो अपना भी बेगाना लगे, और खुशगुमान हो तो दुश्मन को भी रफ़ीक समझकर गले से लगा ले। ऐसे ही एक स्टोरी मैं लेकर आई हूँ। लड़का जिसका नाम समद था, वो अपनी चाचा साथ महविश को चाहता था। उसकी चाहत भी उमड़ते दरिया की तरह थी, लेकिन महविश उससे नफरत करती थी। वो उसे पसंद नहीं था, ना उसकी मंजिल था। उसे देहाती लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। महविश की आंखों में बसने वाला शहजादा खूबसूरत एजुकेटेड सूट बूट वाला लड़का था, जो शहर में रहा और वहीं पला बड़ा हो। एक वक्त था जब महविश का गांव हर ज़रूरत की चीज़ों से भी महरूम था। एक कच्ची सड़क पंडी से उसके गांव तक आती थी। समद और महविश साथ ही में इकट्ठे पढ़े और बड़े हुए थे। समी के वालिद महविश के अब्बा से बड़े थे, और गांव में महविश और समद की जायदाद सबसे ज़्यादा बड़ी थी। समी के अब्बा और महविश के अब्बा दोनों मिलकर जमींदारी का काम किया करते थे। आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत मिसाली थी। अल्लाह ने महविश को बहुत ही हसीन बनाया था। अल्लाह ने महविश को बहुत हसीन बनाया था, जबकि समद सूरत से बहुत पीछे था। महविश बचपन से ही उसे नापसंद करती थी, लेकिन वो क्लास का सबसे ज़्यादा होनहार बच्चा था। मैट्रिक बोर्ड में समी ने फर्स्ट डिवीज़न से पास किया, जबकि महविश बस यूं ही पास की गई। उसके बाद हालात ने इजाज़त नहीं दी तो समी ने बाप और चाचा का हाथ बटाने के लिए ज़मींदारी शुरू कर दी, और मैं बस यूं ही घर की होकर रह गई। जब मुझे पता चला कि जब महविश को पता चला कि उसकी और समद की निस्बत बचपन से ही तय है, वो बिल्कुल तड़प उठी। वो किसी भी तरह शमी को अपना हमसफ़र बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन इनकार करना भी महविश के इख्तियार में नहीं था। फिर भी उसने अपनी माँ को बताया कि वो समद को नापसंद करती है, इसलिए वो समद से शादी हरगिज़ नहीं करेगी। ये सुनते ही महविश की माँ परेशान होकर बोली, बेटी समद चाहे जैसा भी है, तुम्हें उसी से शादी करनी होगी। तुम दोनों की मंगनी बचपन से ही तय है, और हमारे ख़ानदान में ऐसा ही होता है। जो रिश्ता एक बार जुड़ जाए फिर वो कभी नहीं टूटता। अपनी माँ की बातें सुनकर वो खामोश हो गई, लेकिन दिल ही दिल में चाचा का हाथ बटाने के लिए ज़मींदारी शुरू कर दी, और मैं बस यूं ही घर की होकर रह गई। जब मुझे पता चला कि उसकी और समद की निस्बत बचपन से ही तय है, वो बिल्कुल तड़प उठी। वो किसी भी तरह पहली बार देखा था, और इलाके के सारे लोग उससे खौफ खाते थे। काफ़ी लोग कहते थे कि वो डकैत खुद एक मजलूम है। गांव के किसी जमींदार ने उसकी बहन को बेआबरू किया था। पहले वो जमींदार का बहुत हुक्म मानता था, लेकिन इस हरकत के बाद उसने जमींदार की कत्ल करके फरार हो गया। और उस डाकू ने
महविश का हाथ पकड़कर खींचते हुए बोला, चलो मेरे साथ। और शहजाद ये देखकर कैसे बर्दाश्त कर पाता। शहजाद शहरी बाबू होने के बावजूद उस डाकू से उलझ पड़ा और कहा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? शहजाद ने उससे महविश का हाथ छुड़ाया और उसे बुरा भला कहने लगा, क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? इस बात से डाकू पर कोई असर नहीं हुआ। उसने फिर एक बार महविश का हाथ पकड़ लिया। महविश को बस से बाहर ले गया और उसे बेदर्दी से बहुत मारने लगा। बर्दाश्त की हद खत्म हो गई और उसने डकैत को एक थप्पड़ जोर का लगाया और वहाँ बैठे सारे लोग डकैत की दरिंदीपन और दहशत से देखने लगे। वहाँ बैठे सारे लोग बस तमाशा देख रहे थे। महविश ने उन सारे लोगों से बहुत इल्तिजा की, रसूल पाक के वास्ते भी दिए, लेकिन डकैत पर महविश की कोई फरियाद का कोई असर नहीं हुआ। डकैत का तो ज़मीर ही मर चुका था और पास बैठे लोगों के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो डकैत की गिरफ्त से उसे आज़ाद करता। सारे मुसाफिर बस की खिड़कियों से बस एक औरत का तमाशा बनते हुए देख रहे थे। शहजाद ने महविश को बचाने के लिए फिर से आगे बढ़ा, लेकिन उस डकैत ने शहजाद को गोलियों से छलनी करके उसे मार डाला। महविश शहजाद की लाशों से लिपटकर रोना चाहती थी, लेकिन डकैत ने ऐसा करने नहीं दिया। वो महविश को घसीटकर आगे ले गया और मुड़कर मुसाफिरों से कहने लगा, मैं इस लड़की को ले जा रहा हूँ और किसी में हिम्मत हो तो इस लड़की को बचा ले। मेरा नाम जहानी डकैत है और मैंने कभी हारना नहीं सीखा। महविश का हाथ डकैत की मजबूत गिरफ्त में था और वो हसरत भरी नज़रों से मुसाफिर को देख रही थी कि काश कोई उसे बचाने आ जाए। मेरे लब और लहजे से दिल से दुआ निकल रही थी, काश कोई मुझे बचा ले, मेरी आबरू को बचा ले। शायद वो दुआ की मकबूलियत का लम्हा था कि बस के छत से एक आदमी कूदा और डकैत पर टूट पड़ा और इस वजह से उसके हाथ से रिवॉल्वर गिर गया। तभी मुसाफिर ने अपने पॉकेट से एक खंजर निकाला और डकैत के चेहरे पर और उसके जिस्म पर कई निशान मार डाले। वो खून से लथपथ हो गया और कुछ देर बेचैन होकर फिर खामोश हो गया हमेशा के लिए। तब बस के तमाम मुसाफिर उस अजनबी की तरफ आए जो एक तरफ बैठे हुए हाँफ रहा था। उसके जिस्म पर कई जख्म आए थे और उसका चेहरा अंधेरे में था। महविश उस अजनबी की शक्ल नहीं देख पाई। फिर धीरे धीरे उजाला होने लगा। कुछ मुसाफिर शहजाद की लाश की तरफ बढ़े और कुछ मुसाफिर मेरी तरफ आ गए और मैं बेहोश हो गई थी और महविश बेहोश हो गई थी। महविश के चेहरे पर पानी के छींटे मारने पर उसकी आँख खुली, लेकिन वो किसी भी तरह हरकत करने के काबिल नहीं थी। एक एक करके काफ़ी मुसाफिर जमा हो गए और महविश इंतज़ार कर रही थी कि काश कोई ये खबर दे दे कि शहजाद जिंदा है। महविश किसी भी तरह शहजाद की मौत को यकीन में बदलना नहीं चाहती थी। फिर महविश ने हिम्मत करके उस जख्मी शख्स की तरफ गई और अपना दुपट्टा देकर बोली, इससे अपने जख्म बांध लो। वो महविश जख्म बांधने के लिए खुद ही उसके करीब हो गई। जब उसने देखा तो वो शख्स समद था। तब महविश समद के कदमों में झुक गई और रोते हुए कहा कि मैं तो समझती थी कि तुम मुझसे नफरत करोगे। समद ने महविश की तरफ देखा और कराते हुए बोला कि इज्जत तो सबकी साझी होती है। यकीन करना महविश,
मुझे हरगिज़ नहीं पता था कि डकैत से गिरफ्त से आज़ाद करने के लिए डकैत की गिरफ्त से आज़ाद कराने वाली लड़की तुम होगी। अगर तुम्हारी जगह कोई और भी लड़की होती तो मैं उस वक्त भी यही करता जो अब किया हूँ। समद ने कहा, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हारे शौहर को बचा ना सका। शायद तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था। और उसने अपना हाथ उसके सर पर रख दिया। समद ने महविश का हाथ पकड़कर शहजाद के पास ले आया। जो खौफनाक मंजर वो देखना नहीं चाहती थी वो सामने था। शहजाद खून से लथपथ था, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि उसकी आँख का चेहरा शायद पुरसुकून है। ये सोचकर कि उसकी इज्जत, उसकी आबरू सलामत है। महविश को रह कर इस बात का एहसास हो रहा था कि वो समद की बदसूरती को उसकी अच्छाई से भी नफरत करती रही। मैंने उसके किरदार की, उसकी खूबसूरती पर तरजीह दी। तब मुझे पता चला कि गांव के लोग उसकी तारीफ़ें क्यों करते हैं। समद पे मुकदमा चला, लेकिन जल्द ही वो रिहा कर दिया गया और उसे तोहफा भी दिया गया। जब महविश की हालत का इल्म उसके वालिदैन को हुआ तो वो समद के सामने नदामत से झुक गए। महविश के बाबा ने समद के वालिद से माफ़ी मांगी। बहुत साल बाद दोनों भाइयों में सुलह हो गई। बहुत साल बाद दोनों भाइयों में सुलह हो गई। कुछ अरसे बाद महविश के वालिदैन ने खुद चाहा कि उसकी शादी समद से कर दी जाए, लेकिन महविश और शहजाद ने, क्योंकि महविश ने समद को अपना भाई मान लिया था, एक गैरतमंद भाई। वो हमेशा एक गैरतमंद भाई की बहन होकर रहना चाहती थी, क्योंकि महविश का कोई भाई जो नहीं था। ये एक लव स्टोरी है जिसका नाम एक अधूरी कहानी है। ये स्टोरी काशिफ नाम के लड़के की है जिसे बचपन से ही मोहब्बत करने का बहुत शौक़ रहता है। इतना ज़्यादा शौक़ रहता है कि उसे सेकंड स्टैंडर्ड की लड़की जिसका नाम फरिया होता है वो उसे अच्छी लगने लगती है। वो खूबसूरत बहुत रहती है और उसमें अदाएं भी कुछ कम नहीं होती। फरिया को दिल से चाहने लगता है। काशिफ उस वक्त से फरिया को चाहता था जब उसे मोहब्बत का एम भी नहीं पता था। जब फरिया ने सेकंड स्टैंडर्ड करके ही क्लास छोड़ दी, लेकिन फिर काशिफ को एहसास होता है कि उसे खास फर्क नहीं पड़ा फरिया के जाने के बाद। शायद उसे कभी गहरा प्यार हुआ नहीं था। जब काशिफ थर्ड क्लास में जाता है तो एक मरियम नाम की लड़की, जो ख़ास खूबसूरत तो नहीं थी लेकिन दिल की बहुत अच्छी होती है, और वो काशिफ का बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मरियम की स्कूल भी चेंज हो गई, लेकिन काशिफ को ये नहीं पता था कि वो किस स्कूल में शिफ्ट हो चुकी थी। और अगर काशिफ को पता होता भी तो वो कौन सा पहाड़ तोड़ देता। इस तरह काशिफ के दिल में बहुत सारी लड़कियां आती रहीं और जाती भी रहीं, लेकिन जुदाई को पास मंजर रखते हुए आती है। दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की। लोगों ने तो घर के शहन को रास्ता बना दिया। पास से जिंदगी गुजरती गई और शामों पे शामें आती गई। ना सुबह देखी ना सवेरा देखा, हमने तो हर रोज अंधेरा देखा। ट्विस्ट, फिर काशिफ की लाइफ में एक ट्विस्ट आता है। वेरी ब्यूटीफुल गर्ल एंड ब्यूटीफुल ब्राउन आइज। उसका नाम आयशा था। वो बिल्कुल परियों जैसी थी। काशिफ के सारे ख्वाब ब्लैक एंड वाइट होते थे, लेकिन कलरफुल नुमा टीवी में सिर्फ आयशा ही उसके ख्वाबों में आती थी। लेकिन काशिफ की फूटी किस्मत, उसके घर के हालात इतने ख़राब हो गए कि उसे वापस
पाकिस्तान आना पड़ा। मुझे वो इकबाल साहब की शायरी याद आती है। ज़रूरत तोड़ देती है गुरूर और बेनियाज़ी को, ज़रूरत तोड़ देती है गुरूर और बेनियाज़ी को। ना होती कोई मजबूरी तो हर बंदा खुदा होता। पास उसके सिर्फ ख्वाब ही रह गए, पास उसके ख्वाब ही रह गए। काशिफ अक्सर आयशा को याद करता, कुछ न कुछ तो शायरी ज़रूर लिख लेता, फिर कागज़ों पे लकीरें मार देता। फिर भी दर्द है जो कम नहीं होता। तहरीरों में कहाँ मिटते हैं दिलों के दर्द, बस बहला रहे हैं खुद को कागज़ों के साथ। फिर आहिस्ता आहिस्ता धनक बारिश के बाद आसमान से गायब हो जाती है। ऐसे ही काशिफ के दिल से आयशा की यादें मिटती जा रही थी। वजह ये थी कि उसी दौरान काशिफ की खाला की बेटी, जिसका नाम कायनात था, उसकी मुलाकात उससे हुई। काशिफ जहाँ भी जाता कायनात उसके पीछे पीछे आ जाती। कायनात जब भी काशिफ के सामने होती वो उसे घूरे जाती। तब काशिफ गुस्सा होता। पास ही के गांव में काशिफ के फूफो का घर था। कुछ दिन के लिए वो वहाँ जाना चाहता था ताकि कायनात से पीछा छूटे। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला, मेरी कज़िन ने बोला। लेकिन काशिफ को वहाँ जाने के बाद पता चला कि काशिफ की अम्मी ने कायनात को अपनी बहू के रूप में पसंद कर लिया है। ये सुनते ही काशिफ के पैरों से ज़मीन निकल गई और वो उल्टे पैरों से अपने घर वापस आ गया। फिर उसने अपनी अम्मी से बहुत झगड़ा किया कि उसने कायनात के बारे में और काशिफ के बारे में ऐसा ख़ानदान में क्यों कहा। जवाब में काशिफ की अम्मी ने कहा, वो तो वैसे ही मजाक था मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। कायनात फिर भी काशिफ के पीछे ही पड़ी रहती, जिस वजह से काशिफ ने कायनात को बहुत मारा भी, लेकिन इससे उस पर कोई फ़र्क नहीं हुआ। शायद कायनात बहुत ज़्यादा काशिफ को पसंद करने लगी थी। पाकिस्तान में काशिफ का एक दोस्त बना था जिससे वो सारी बातें शेयर किया करता था। इसलिए काशिफ ने कायनात के बारे में उससे सारी बातें शेयर की। फिर अफ़ान ने मुझे एक राज की बात बताई। सच्ची मोहब्बत वो नहीं होती जिसे तुम चाहो, सच्ची मोहब्बत वो होती है जो तुम्हें चाहे और इश्क की आखिरी हद तक चाहे। फिर वक्त गुजरते रहे और काशिफ अपने दोस्त की बातों पर ध्यान देने लगा, उसकी बातें मानने लगा और इसी चक्कर में काशिफ को भी कायनात अच्छी लगने लगी। काशिफ भी अब कायनात को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा था। वो जब भी काशिफ के घर आती आकर उसके पास बैठ जाती, बहुत सारी मस्ती करते, लूडो खेलते और एक दूसरे से बहुत सारी प्यार की बातें करते। ऐसे ही दिन गुजरता रहा और काशिफ कायनात का प्यार गहरा होते गया। काशिफ का एक भाई था वासिफ। एक दिन काशिफ को पता चला कि वो कायनात की बड़ी बहन नूर को पसंद करता है। फिर भी काशिफ ने इस बात का किसी को भी घर में इल्म ना होने दिया, क्योंकि उसे लगता था कि अभी बहुत टाइम है। उस वक्त काशिफ का भाई वासिफ फर्स्ट ईयर में था। इसी दौरान काशिफ की मम्मी को पता चला, माय सन इज़ इन लव। फिर काशिफ की अम्मी ने वासिफ को बहुत समझाया कि अभी बहुत टाइम है, अभी अपनी स्टडी पे फोकस करो और खाला के घर जाना कम कर दो।
लेकिन वासिफ का प्यार जुनून बन गया था। वो मना करने के बाद भी अपनी खाला के घर जाया करता था। काशिफ की अम्मी ने ये बात अपनी बहन को बताई, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। इसी तरह लड़ाइयाँ बहुत बढ़ गईं, यहाँ तक कि अब वासिफ घर भी नहीं आता था। लेकिन इन सब चीज़ों से दूर दोनों का प्यार दिल में जिंदा था। वो छुप छुप कर नानी के घर मिला करते थे। इसी तरह दोनों का प्यार गहरा होते गया, यहाँ तक कि एक दूसरे का झूठा पानी भी पिलाना एक दूसरे पर फर्ज हो गया था। एक दिन कायनात ने अपनी छोटे छोटे हाथों में अपनी छोटी सी उंगली दिखाई, जो देखते ही काशिफ ने कायनात को फट से गले लगा लिया। 14 फरवरी 2009 में 5 दिन पहले अपनी नानी के बैठक में जैसे ही काशिफ ने आंखें बंद की, वहाँ नानी आ गई और ये देखकर कायनात डर गई और अपने घर का मोबाइल नंबर काशिफ को दे दिया। इसी तरह जब भी कायनात को मौका मिलता वो मैसेज करती रहती और काशिफ से उसकी बातें होती रहती। 14 फरवरी 2009 को फिर दोनों की मुलाकातें वहीं हुई जहाँ मुलाकातें अधूरी रह गई थी। कायनात ने कहा कि अपनी आंखें बंद करो, और जैसे ही काशिफ ने अपनी आंखें बंद की फिर उसे बहुत सारा प्यार किया। फिर अक्सर काशिफ से कायनात की बात होती रहती। वो कहती कि मेरा मैसेज किसी और को पढ़ाया मत करो, वरना दोनों घरों में और भी लड़ाइयाँ होंगी। काशिफ ने भी कायनात से कहा कि तुम अपने घर में भी किसी को ये बात मत बताना। एक दिन कायनात बहुत ही बीमार हो गई। तब काशिफ ने चुपके से, जब कायनात के घर कोई नहीं था, वो कायनात से मिलने चला गया। वहाँ उसका छोटा भाई, जो कि नासमझ था, वहीं पे होता। बहुत देर तक दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बातें करते रहे। बहुत दिन हो चुका था, लेकिन काशिफ को कभी मौका नहीं मिला कि वो फिर कायनात के घर जाए। फिर जब कायनात सेहतयाब हो गई तो वो नानी के घर आई। इसी खुशी में काशिफ ने कायनात को 100 का नोट दिया और कहा कि अपने लिए कुछ लेती जाना, और कायनात ने उस नोट को अपने पास संभाल कर रख लिया। उसका बड़ा भाई बहुत लड़ाइयों की वजह से दुबई से वापस आ गया। बहुत दिन गुजर गए। फिर एक दिन नाकामी शुरू हुई। कायनात ने काशिफ के जो सबसे बड़े भाई थे 100 रुपए के मुतालिक बता दिया और कहा कि काशिफ भाई मुझसे मोहब्बत करते हैं। और फिर ख़ानदान में बहुत सारी लड़ाइयाँ शुरू हो गई और काशिफ को घर से बाहर निकलना बंद कर दिया गया। काशिफ को नहीं पता था कि कायनात ने ऐसा क्यों किया, लेकिन जो भी था, काशिफ ने कायनात को मैसेज करना बंद कर दिया। और एक दिन वासिफ के हाथों कायनात ने वही नोट काशिफ को भिजवा दिया, जिसे देखकर काशिफ को बहुत हैरत हुई और उसके दिल में कायनात के लिए प्यार कम होते गया। 14 फरवरी 2010 को लड़ाइयों के सिलसिले में काशिफ की अम्मी कायनात के घर गईं। बात तो वासिफ भाई की थी, लेकिन जब उसकी खाला ने बताया कि काशिफ भी मेरे मोबाइल पे मैसेज करता है, फिर काशिफ की अम्मी रोते हुए अपने घर आईं और सारा गुस्सा काशिफ पर निकाला और फिर काशिफ पे मुसीबतों के पहाड़ डूबते गए। काशिफ को हर वक्त एहसास होते रहता, ये मैंने क्या कर दिया। लास्ट में काशिफ ने ये फैसला कर लिया कि वो कायनात को हमेशा के लिए छोड़ देगा। कायनात ने काशिफ की बात नहीं मानी। उसने सारे मैसेज अपने घर वालों को दिखा दिए, जबकि कायनात जानती थी कि हालात साजगार नहीं है। मुझे आज भी वो दिन याद है। एक दिन वो खूबसूरत दिन था और एक आज का दिन है। काशिफ ने आज तक कायनात को देखा नहीं और ना ही कायनात ने काशिफ को देखा। और अब जब सब कुछ बिगड़ चुका था तो कायनात फिर से काशिफ को मैसेज करने लगी थी, लेकिन काशिफ की कभी हिम्मत नहीं हुई कि उसकी मैसेज को अपने घर वालों को दिखाए,
ताकि उसकी बदनामी और ना हो जाए। काशिफ अक्सर सोचता कि इस बार की ईद और वैलेंटाइंस डे कैसे गुजरेगा। आज फिर काशिफ का दिल बहुत उदास था। एक शायरी है वो क्या गया कि रौनकें दर-ए दीवार को भी साथ ले गई। एक शख्स ले गया उसकी दुनिया समेट कर। लेकिन पता नहीं कायनात में ऐसी कौन सी बात थी जो काशिफ भूल नहीं पा रहा था। कायनात ने उसके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन काशिफ के दिल में कोई मैल, कोई नफरत नहीं थी और उसे कभी भी किसी परी की याद नहीं आती सिवाय कायनात के। काशिफ कायनात को मिस करता, अकेले में रोता भी और इंतज़ार करता काश कायनात कहे कि जो भी मैंने कहा वो सब झूठ था, मैंने अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया। काशिफ का दिल आज भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था। कायनात ऐसा कर सकती है। और काशिफ का दिल सच सोचता था, क्योंकि कायनात ने वो मैसेज नहीं दिखाया था। कायनात की बहन ने वो मैसेज उसकी अम्मी को दिखाया था। कायनात तो मजबूर थी। अपनी बहन के इस धोखे को वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकती थी। हाँ, लेकिन कोशिश कर रही थी कैसे भी हालात सुधर जाएं। तो फिर कभी न कभी वो काशिफ को यकीन ज़रूर दिला देगी कि वो बेवफा हरगिज़ नहीं थी, उसने धोखा नहीं किया था। ये तो वक्त का तकाज़ा था। और इधर काशिफ भी इस उम्मीद के साथ जी रहा था कि शायद कोई मुआवजा हो जाए, कोई जादू, कोई इशारा कर दे।